हेलो दोस्तों, वेलकम टू मेन पॉइंट स्टडी। आई होप आप सारे के सारे ठीक हो। तो याद होगा अभी है ना 4-5 घंटे पहले मैंने एक सैंपल क्वेश्चन पेपर अपलोड किया था, जैसे कि आपको दिख रहा है। एसएसटी का सैंपल क्वेश्चन पेपर अपलोड किया था और इसका लेवल मेरे को बहुत ही बढ़िया लगा। ये क्वेश्चन पेपर जो है बहुत ज्यादा टफ भी नहीं था और बहुत ज्यादा इजी भी नहीं था, मॉडरेट लेवल का था। बट हाँ, इसके क्वेश्चन की लैंग्वेज थोड़ी सी चेंज थी। और मैं आपको बता दूं, ऐसे ही क्वेश्चन आपको अपने एग्जाम में देखने के लिए मिलते हैं। बट बात यह है कि इसमें मैंने सारे क्वेश्चन बताए थे, सबका आंसर भी बताया था। बट दिक्कत की बात ये थी, ये उन बच्चों के लिए था जिनकी एसएसटी इंग्लिश में है। तो फिर बहुत सारे बच्चे जिनकी एसएसटी हिंदी में, उन्होंने बोला सर हमारे लिए सैंपल क्वेश्चन पेपर कब अपलोड करोगे, बिल्कुल सेम सैंपल क्वेश्चन पेपर। तो मैंने कहा हाँ यार, हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए भी करना है। तो ये सैंपल क्वेश्चन पेपर पूरा का पूरा इंग्लिश में था, तो मैंने इसको पूरा का पूरा हिंदी में ट्रांसलेट किया है। पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन भी सेम है और वो जो पैराग्राफ वाले क्वेश्चन होते हैं ना, वो भी सेम है, मैप है, सब कुछ है इसके अंदर। पूरा का पूरा सैंपल क्वेश्चन पेपर मैंने हिंदी में कन्वर्ट किया है। ठीक है, तो चलो जी, हम बिना टाइम वेस्ट करके हम शुरू कर देते हैं। बट इससे पहले एक बात मैं आपको बता दूं, देखो अगर आपके एग्जाम में टाइम है, ठीक है, 15-20 दिन है आपके एग्जाम में, तो मैं आपको बोलूंगा कि आप हर चैप्टर के जो है वो नोट्स के साथ मैं वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, सबका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मैं हर चैप्टर के एमसीक्यू अपलोड कर चुका हूँ। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वो क्वेश्चन होते हैं जो एक चैप्टर से बहुत बार रिपीट हुए हैं, और यही आते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही आते हैं, लैंग्वेज थोड़ी सी चेंज हो जाती है। ठीक है, तो मैंने वो सारे के सारे अपलोड किए हैं। जैसे कि आप ये चैनल की प्लेलिस्ट पे जाओगे ना, ठीक है, तो यहाँ पर मैंने इंग्लिश के चैप्टर अपलोड किए हैं, फिर उनके पीवाईक्यूज और एमसीक्यूज अपलोड किए हैं। सेम हिंदी में मैंने किया है, उनके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे और फिर उनके एमसीक्यू वगैरह मिल जाएंगे। तो ये सारे के सारे मैंने अपलोड किए हैं। ठीक है, तो अगर आपके एग्जाम में टाइम है, 10-15 दिन है, तो हर चैप्टर को एक बार अच्छे से कर लो वीडियो से, और उनके एमसीक्यू और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लो। हो ही नहीं सकता कि एक भी क्वेश्चन ऐसा मिले आपको जो आपका ना करा हुआ हो। ठीक है, और मान लो आपके एग्जाम में ज्यादा टाइम नहीं है, 4-5 दिन है, तो मैं आपको बोलूंगा आप सिर्फ और सिर्फ हर चैप्टर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करके चले जाओ। आपको एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं मिलेगा जो आपका ना करा हुआ हो। ठीक है, तो अगर आपके एग्जाम में बहुत ही कम टाइम है, तो मैं आपको सिंपल बोलूंगा कि आप चैप्टर के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मैं आपको दिखा देता हूँ। ये जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और मैप वर्क ये करके चले जाओ, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, और जैसे कि आपको याद है कि मैं हर बार डेली अपने ये जो ब्लॉगिंग चैनल है भरत कुमार खोरवाल के नाम से, मैं इस पर डेली लाइव आता हूँ। अभी 4-5 दिन से ही मैंने शुरू किया है। ठीक है, बट बात यार कि आज नहीं आ पाया मैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि मेरा जो नेट है वो बहुत ही ज़्यादा स्लो चल रहा था। बात यह है, मैं अपने वाईफाई का बिल पे करना भूल गया, जिसकी वजह से मेरा नेट जो है बहुत स्लो चल रहा है। ओके, तो मैं लाइव तो नहीं आ सकता। और वैसे मैं बता दूं, जनरली मैं इस पर डेली लाइव आता हूँ, 12 से लेकर रात के 12 बजे से लेकर जितना भी 4 घंटे 5 घंटे हम पढ़ सके। तो मैं अपना काम करते रहता हूँ, और अगर आपको कुछ पूछना होता है तो आप भी मेरे से नीचे कमेंट बॉक्स में या वहाँ पर जो मैसेज बॉक्स होता है उसमें आप मेरे से पूछ सकते हो। ठीक है, तो अगर किसी को कुछ अर्जेंट काम हो और कुछ पूछना हो और उसके पास ज़्यादा टाइम ना हो, तो रात को आप लाइव आ जाया करो। मैं यहाँ पर सारे के सारे आपके क्वेश्चन का आंसर कर दूंगा। ठीक है, चलो जी, अब बिना टाइम वेस्ट करें हम शुरू कर देते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि उपनिवेशों में राष्ट्रवाद की वृद्धि उपनिवेश विरोधी आंदोलन से कैसे जुड़ा हुआ है या कैसे जुड़ी हुई है। इसका मतलब मैं आपको बताता हूँ, बहुत ध्यान से सुनना। देखो, जैसे कि भारत है, भारत क्या है? एक उपनिवेश है। ठीक है, तो भारत एक उपनिवेश है। किसका? अंग्रेजों का एक टाइम पे था। तो जैसे जैसे उपनिवेश वाले देशों में राष्ट्रवाद की भावना जागती है, तो कैसे एक उपनिवेश विरोधी आंदोलन कैसे भड़क जाता है। जैसे कि आपको पता है, जब हमारे लोगों के अंदर राष्ट्रवाद की भावना जागी थी, तो हमने क्या किया था? अंग्रेजों को यहाँ से खदेड़ दिया था ना, भगा दिया था, है ना। तो आपको यही लिखना है कि बेसिकली क्या होता है कि जो उपनिवेश सरकार होती है ना, या दूसरे देश की सरकार होती है, वो क्या करती है? अपने उपनिवेश को बहुत बुरी तरीके से एक्सप्लॉइट करती है, उनके लोगों के साथ बहुत बुरा व्यवहार करती है, सामाजिक तौर पे, राजनीतिक तौर पे, आर्थिक तौर पे बहुत ही ज्यादा बुरा करती है अपने देशों के साथ जिन पर वो राज कर रही होती है। ओके, और जब उन देशों के लोगों में एक राष्ट्रवाद की भावना जागती है, देशभक्ति की भावना जागती है, तो वो सारे के सारे साथ में आते हैं और वो उपनिवेशी सरकार के साथ, ठीक है, उपनिवेशी सरकार यानी जो हमारी जिन सरकार ने उन पे कब्जा कर रखा होता है उनके खिलाफ लड़ाई करते हैं। तो आप ये कह सकते हो कि उपनिवेश में जब राष्ट्रवाद जागता है, तो वो कहीं ना कहीं उपनिवेशी विरोधी आंदोलन में बदल जाता है। और ये रहा इसका आंसर। डोंट वरी, आंसर भी मैंने बताए हैं। तो ये रहा आंसर जी, पूरा का पूरा आंसर ये है। एक बार रीड कर लेना, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर कोई दिक्कत आए तो मेरे को बता देना। मेन मोटिव आपको आंसर देना नहीं है। देखो, आंसर तो मैं पीडीएफ आपको डायरेक्टली सेंड कर सकता था, बट क्वेश्चन की लैंग्वेज समझाना मेन मोटिव है, क्योंकि जरूरी नहीं है डिट्टो क्वेश्चन आए, क्वेश्चन की लैंग्वेज थोड़ी सी चेंज हो रहा है। तो आप डरो ना, इसलिए मैं आपको एक एक क्वेश्चन समझा रहा हूँ। ठीक है, तो आई होप पहला क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया कि जब लोगों में देशभक्ति की भावना जागती है, तो वो कहीं ना कहीं क्या करते हैं कि जो भी उन पर राज कर रहा होता है उनके खिलाफ आंदोलन वगैरह करते हैं। ठीक है,
और इसीलिए ही जो राष्ट्रवाद की भावना है वो उपनिवेश विरोधी आंदोलन से जुड़ी हुई होती है। ठीक है, मेक श्योर करना आपको सारे के सारे क्वेश्चन आते हो। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि भारत में वस्त्र निर्माता को कपड़े का आयात क्यों करना पड़ता है जबकि स्पिनर सूती धागे का निर्यात कर रहे हैं। मैं इसका मतलब समझाता हूँ। बात पता है क्या है, बात यह है कि हमारे इंडिया के अंदर, भारत के अंदर ना बहुत ही बढ़िया क्वालिटी का धागा बनता है। धागा, ध्यान से सुनना, रुई से जब धागा बनता है ना तो हमारे इंडिया में बहुत ही बढ़िया क्वालिटी का धागा बनता है। इतनी बढ़िया क्वालिटी का धागा बनता है कि हम दूसरी कंट्री में भी वो निर्यात करते हैं। बट दिक्कत यह है कि हम अपनी ही कंट्री में उस धागे का बढ़िया क्वालिटी का कपड़ा नहीं बना पाते। वो इतनी बढ़िया टेक्नोलॉजी नहीं है, बहुत गड़बड़ी हो जाती है। ठीक है, जो बुनकर होते हैं वो बढ़िया क्वालिटी का कपड़ा नहीं बना पाते हमारे बढ़िया क्वालिटी के धागे से। तो इसी वजह से मैं आपको बता दूं कि हमारे जो कपड़ा निर्माता है, ठीक है, वस्त्र निर्माता है, वो क्या करते हैं, दूसरे देशों से कपड़ा आयात करते हैं, जबकि हमारे जो सूती धागों के वो जो होते हैं ना, कताई करने वाले जो स्पिनर होते हैं, वो दूसरी कंट्री के अंदर, देशों के अंदर जो धागे हैं वो निर्यात करते हैं। और यही बात लिखी हुई है। और मैं आपको बता दूं, यही भारत की सबसे बड़ी प्रॉब्लम भी है, यही हमारे सूती कपड़ा उद्योग की सबसे बड़ी प्रॉब्लम भी है। ठीक है, आई होप ये आपको पूरा का पूरा दिख रहा हो। ठीक है, बुनाई और जो प्रसंस्करण इकाइयां होती है, देश में उत्पादित होने वाले कच्चे माल की गुणवत्ता वाले यान का अधिक उपयोग नहीं कर सकती, यानी बढ़िया क्वालिटी का जो धागा उसका यूज करके बढ़िया क्वालिटी का कपड़ा नहीं बना पाती। और इसी वजह से और इसलिए हमारे कई कताई करने वाले सूती धागे का निर्यात करते हैं, दूसरी कंट्री में भेजते हैं। ठीक है, बट हाँ, अगर हम कपड़ा बना के बेचे तो हमारे लिए ज्यादा फायदा है, बट क्योंकि कपड़ा हम इतनी बढ़िया क्वालिटी का नहीं बना पाते, इसलिए धागा ही भेजना पड़ता है। ठीक है, क्वेश्चन का मतलब आपको समझ आना चाहिए। देखो, जब मैंने चैप्टर करवाया था तो ये वाले क्वेश्चन मैंने आपको बताए थे, मैंने मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन की जो वीडियो बनाई थी उसमें ये वाला क्वेश्चन भी इंक्लूडेड है। ठीक है, अब आ जाते हैं जी क्वेश्चन नंबर 3 पे। ये बेसिकली पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन क्या है, इस पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन में आपको ये दिखा रखा है। ठीक है, ये लेडी दिखा रखी है, बेसिकली ये इलेक्शन में अपना नॉमिनेशन फाइल कर रही है। और ये देखो, ये इसको देखकर आपको क्या लग रहा है कि सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट में ही खड़े होते हैं पर्सन, और ये जज है। तो ये है ना एक एफिडेविट, आपको पता है ना अब क्या हो गया है कि हमारा जो निर्वाचन मंडल है, ठीक है, जो हमारे भारत का चुनाव आयोग है, वो क्या करता है, उसने एक नया एक वो किया है, सुधार किया है, जिसमें ये बोला गया है कि जो भी हमारा, जो भी एक तरह से आप कह सकते हो एक पर्सन खड़ा होता है इलेक्शन में, उसे क्या करना पड़ेगा, सुप्रीम कोर्ट से अब एफिडेविट लेना पड़ेगा। और उस एफिडेविट में जमा कराना पड़ेगा एक एफिडेविट, जिसमें वो अपनी प्रॉपर्टी लिखेगा कि उसके पास कितनी प्रॉपर्टी है, उस पर कितने इलेक्शन के, उस पर कितने केसेस फाइल हैं, उसकी लाइबिलिटी क्या है, उस पर कितना लोन चढ़ा हुआ है, ये सारी की सारी चीज़ें, अपनी पूरी परिवार की प्रॉपर्टी वगैरह बतानी पड़ती है उसको। तो यही इस पिक्चर में शो किया गया है। ठीक है, तो पहला यही बता देना, पहला तो यही है कि कार्टून क्या दर्शाता है, तो उसमें ये दर्शा रखा है कि जो हमारे जो भी होते हैं ना इलेक्शन लड़ने वाले जो होते हैं, वो क्या करते हैं कि अब सुप्रीम कोर्ट से एक एफिडेविट एक जमा कराते हैं, जिसमें वो अपनी प्रॉपर्टी वगैरह कि उनके पास कितनी प्रॉपर्टी है, उसके पास कितने केसेस वगैरह फाइल है, वो सारे के सारे आपराधिक केसेस जो भी फाइल होते हैं वो सारे के सारे उन पर लिख कर देते हैं। ठीक है, और यह है कि भारत के चुनाव आयोग द्वारा अपनाए गए सुधार उपयोगों में से कौन सा यहाँ पर प्रकाश डाला गया है। तो आपको पता है इसमें क्या बताया गया है, कौन सा सुधार की बात करी गई है। तो इसमें यही है ना कि चुनाव आयोग ने एक सुधार किया है, जिसमें यह बोला गया है कि अब हर कैंडिडेट को, ठीक है, क्या करना पड़ेगा, अब हर प्रतिनिधि को अब क्या करना पड़ेगा, इलेक्शन में खड़े होने के लिए एक एफिडेविट जो है वो सुप्रीम कोर्ट से लेना पड़ेगा, जिसमें उसे अपनी प्रॉपर्टी वगैरह सारी की सारी चीज़ें बतानी पड़ेगी। अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट सुनो, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। ठीक है, ये याद है ना आपको, ये मैंने एक ये वीडियो बनाई थी, जैसे कि आपको दिख भी रही होगी, तो मैंने है ना उसमें हर चैप्टर के जो पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन है, कार्टून क्वेश्चन है, वो सारे के सारे बताए थे। यहाँ ये वीडियो हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए भी है, क्योंकि पिक्चर जब मैं समझा रहा हूँ तो उसमें क्या है इंग्लिश मीडियम, क्या हिंदी मीडियम। तो ये वाली वीडियो भी मैं आपको दिखा देता हूँ, बिल्कुल लेटेस्ट अपलोड करी थी। इससे पहली वाली वीडियो जो है वो पिक्चर बेस्ड, क्योंकि मेरा देखो नेट बहुत स्लो चल रहा है, चलो अगर खुलता है तो देखते हैं, बट वो भी मैं अपलोड कर चुका हूँ, उसका लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। देखो नेट एकदम बंद हो गया, चलो कोई दिक्कत नहीं है। अब आते हैं जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा, ये एक पैराग्राफ दे रखा है और उसको पढ़ के नीचे क्वेश्चन का आंसर करना है। अब जब भी आपके एग्जाम में पैराग्राफ क्वेश्चन आए ना, तो देखो मैं आपको सिंपल क्लियरली एक गाइडलाइन देता हूँ कि पैराग्राफ को पढ़ने से पहले क्वेश्चन पढ़ो, क्योंकि बहुत बार ऐसे हो जाता है कि पैराग्राफ को पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं होती और पैराग्राफ से कुछ आंसर निकलता ही नहीं है, हमें डायरेक्टली ये पढ़कर आंसर करना होता है। तो आप पहले ये पढ़ो, अगर आपको इसका आंसर आता है तो ठीक है, नहीं आता तो पैराग्राफ पढ़ लेना, बट पहले पैराग्राफ पढ़ने की कोशिश मत करो, कोई फायदा नहीं होता। ठीक है, चलो
अब ये है कि विमुद्रीकरण, यानी एक तरह से जो नोटबंदी हुई थी ना, नोटबंदी के का लिखा गया है कि नोटबंदी के बाद अब से जो करेंसी नोट होते हैं, यानी 2000 के नोट जो हैं, वो विनिमय का साधन कैसे बन गए। जैसे अब देखो ये जो नया नोट आया है 2000 का, उसको हम विनिमय के लिए क्यों यूज करते हैं, क्या है जी ऐसा उस 2000 के नोट में जिसकी वजह से हम उसे विनिमय के तौर पे यूज करते हैं। तो आपको ये लिखना है कि आज नोटबंदी के बाद, विमुद्रीकरण के बाद, हम 2000 के न्यू नोट को इसलिए विनिमय के माध्यम के रूप में यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि जो हमारा आरबीआई है, यानी भारतीय रिजर्व बैंक जो है, वो उसे अधिकृत करता है और हमारी केंद्र सरकार जो है इसे अधिकृत करती है और उसे विनिमय के माध्यम के रूप में मानती है और उसका यूज करती है। इसलिए हम उसका यूज करते हैं, 2000 के नोट का यूज हम इसलिए करते हैं। क्यों? क्योंकि भारतीय रिजर्व बैंक और हमारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, केंद्र सरकार है, वो दोनों उसे विनिमय के माध्यम के रूप में पारित कर रही है और बोल रही है कि हाँ जी, अब से आप ये 2000 के न्यू नोट का यूज कर सकते हो। ठीक है, चलो अब ये नीचे क्या लिखा है, रिजर्व बैंक के 2 कार्यों का उल्लेख करें। 2 क्या? ये क्वेश्चन मैंने बहुत बार देखा है कि रिजर्व बैंक के काम बताओ। तो ये देखो 2 नहीं, मैंने 4 काम बता दिया, क्योंकि अलग से भी 4 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है। याद होगा आपको सैंपल क्वेश्चन पेपर जो आपका अपलोड हुआ था ना, सीबीएसई के ऑफिशियल सैंपल क्वेश्चन पेपर जो सीबीएसई की साइट पे अपलोड हुआ था, उसमें ये भी दे रखा था। जब मैंने हिंदी में अपलोड किया था तो मैंने ये भी बताया था कि ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और वो आया भी था 3 नंबर का। तो इसमें ये क्वेश्चन था कि भारतीय रिजर्व बैंक की भूमिका बताओ। तो ये देखो लिखा हुआ है, पहले तो वो करेंसी नोट जारी करती है, ठीक है, जो हमारे ऋण के औपचारिक स्रोत होते हैं उन पर नजर रखती है, निगरानी रखती है। साथ में वो ये भी देखती है आरबीआई कि जो बैंक है ना, जो भी रीजनल बैंक है, वो अपना नगदी जो संतुलन है वो बनाए हुए हैं। जैसे कि आपको पता है, मैंने आपको बताया था कि बैंक को 3 से लेकर 15% तक अपने पास कैश रखना पड़ता है। तो जो आरबीआई है वो नजर रखता है कि वो अपने पास कैश रख भी रहे हैं, नहीं रख रहे। और लास्ट पॉइंट ये है कि बैंक ये देखता है, आरबीआई ये देखता है कि जो छोटे छोटे बैंक है ना, ये जितने भी एचडीएफसी है, सारे के सारे जो भी बैंक है, वो सिर्फ अमीर लोगों को ही लोन ना दे, वो गरीब लोगों को भी लोन दे। तो इस चीज का भी ध्यान रखता है। ठीक है जी, आरबीआई। आई होप ये बात आपको क्लियर हो गई हो। अब आते हैं जी नीचे वाले क्वेश्चन पे। नीचे वाले क्वेश्चन पे देखो, ये है ना एक इसे कहते हैं गैजेस। अब ये गैजेस क्या होते हैं, ये गेज कहते हैं वैसे तो इसे। ये गेजेस क्या होते हैं मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, देखो इससे आपको कुछ नहीं पता चल रहा होगा, वैसे मैं बता दूं, जब मैंने चैप्टर कराया था ना तो मैंने आपको ये भी बताया था कि ये क्या होते हैं, बट फिर भी मैं आपको बताता हूँ ये क्या होते हैं। देखो ब्रॉड गेजेस क्या होते हैं, पटरियां देखिए आपने, पटरियां। तो ब्रॉड गेजेस वो होते हैं जिनकी पटरियां बड़ी चौड़ी होती है। उसके बाद होता है मीटर गेजेस, जिसकी पटरियां छोटी होती है थोड़ी। और एक होता है नैरो गेजेस भी होता है, जिनकी पटरियां बहुत पतली होती है। ठीक है, बहुत ही कम स्पेस होता है दो पटरियों के बीच में। मैं आपको बता दूं, अंग्रेज अपने टाइम में ये यूज करते थे। क्यों? क्योंकि जितने छोटी पटरियां होती है ना, उसकी स्पीड उतनी तेज होती है। ठीक है, तो अब आपको पता चल चुका है कि रेलवे की बात हो रही है यहाँ पर। और देखो नीचे क्वेश्चन भी ये पूछा गया है, उपरोक्त तालिका से जुड़े परिवहन के साधन की पहचान करें। तो यहाँ पर रेलवे की बात हो रही है। ओके, और भारत में परिवहन के इस साधन से संबंधित 2 समस्याओं का उल्लेख कीजिए। तो देखो क्या क्या समस्या आती है, तो ये मैंने अलग से लिखा हुआ है। पहली बात तो यही है कि लोग बिना टिकट के यात्रा करते हैं। ठीक है, दूसरी है कि चोरी और संपत्ति का नुकसान जो है वो बंद नहीं हो रहा है, लोग मान नहीं रहे हैं, और ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है रेलवे के लिए, है ना। और लास्ट पॉइंट है कि लोग जो है वो ट्रेनों को रोक देते हैं। ठीक है, ट्रेनों की चेन वगैरह खींच देते हैं, जिससे ट्रेन को बहुत नुकसान होता है, रेलवे को बहुत नुकसान होता है। ठीक है जी, आई होप ये बात आपको क्लियर हो गई हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि बताइए कि बैंक जमा ना केवल जमाकर्ताओं के लिए बल्कि देश के लिए भी फायदेमंद है। यानी बैंक में जो आप पैसे जमा करते हो उसको कहते हैं उसे नगदी शेष कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं उसको, बैंक जमा कहते हैं। मैं आपको बता दूं कि बैंक में जो आप पैसे जमा कराते हो ना, उसको कहते हैं बैंक जमा। ठीक है, तो बैंक में जो आप पैसे जमा कराते हो वो केवल आपके लिए नहीं, आपके, क्योंकि आपको तो चलो इंटरेस्ट मिल रहा है तो वो आपके लिए तो फायदेमंद होता ही होता है, बट देश के लिए भी फायदेमंद है। कैसे? देखो मैं आपको पहले सिंपल सा एक तरीका बताता हूँ। तो आपको लिखना है कि जो बैंक के अंदर जो आप पैसे जमा कराते हो वो देश के लिए भी फायदेमंद है, क्योंकि बैंक उन्हीं पैसों का यूज करके उन लोगों को लोन देता है, उन लोगों को ऋण देता है जिनको उनकी जरूरत है, और वो कहीं ना कहीं देश के उत्थान के लिए एक बहुत अहम भूमिका निभाते हैं। अब इसका आंसर कैसे लिखना है, ये है इसका आंसर। ठीक है, एक्चुअल में ना वो आपसे घुमा फिरा के ये पूछ रहा है कि ये बताओ कि ऋण की क्या भूमिका है। देखो मैं आपको समझाता हूँ, बहुत ध्यान से सुनना। देखो आप जो बैंक में पैसे जमा कराते हो तो बैंक उसका क्या करता है, अपने पास ही रखता है? नहीं, वो लोन देता है। तो एक्चुअल में ना लोन ही देश के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद है। और देखो इनडायरेक्ट क्वेश्चन है, ये चाहते तो डायरेक्ट भी लिख सकते थे कि ये बताओ जो हमारे ऋण है वो कैसे हमारे देश के लिए लाभदायक है, बट उन्होंने ये नहीं लिखा। उन्होंने ये लिखा कि बैंक जमा आप देश के लिए कैसे लाभदायक है।
तो समझ गए ना आप कि पहले तो आपको ये लाइन जरूर लिखनी है कि बैंक के अंदर जो आप पैसे जमा कराते हो वो कहीं ना कहीं देश के लिए फायदेमंद है, क्योंकि बैंक जो है उन पैसों का उपयोग करके जो लोग हैं उनको ऋण वगैरह देते हैं, ठीक है। और आपको पता ही है ऋण आर्थिक वृद्धि और विकास के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, ठीक है। अगर ब्याज की जो दरें होती है वो बहुत कम होती है तो ऋण की उपलब्धता व्यवसाय और फर्मों यानी फर्म वगैरह जो होती है ना, जो एक तरह से कंपनी वगैरह कह सकते हो, कोई अधिक उधार लेने के लिए प्रोत्साहित करती है। जितना कम इंटरेस्ट रेट होता है उतना ही ज्यादा से ज्यादा लोग लोन लेते हैं। और एक पॉइंट और एक्स्ट्रा बता देता हूँ, और जब वो ज्यादा से ज्यादा लोग लोन लेते हैं तो वो कहीं, जैसे आपने मान लो लोन लिया, ठीक है, और आपने अपनी एक फैक्ट्री खोली, तो फैक्ट्री में 2-3 बंदों को तो रखोगे ना, तो आप ये भी बोल सकते हो कि लोगों द्वारा जो ऋण लिया जाता है वो कहीं ना कहीं देश में रोजगार देने में भी एक अहम भूमिका निभाता है, ठीक है। ये जो लोग अपना बिजनेस वगैरह सेटअप करते हैं, स्टार्टअप वगैरह करते हैं बैंक से लोन लेकर, तो उनसे देखो वो कहीं ना कहीं लोगों को जॉब पे भी रखते हैं, तो ये भी एक फायदेमंद फायदा है ना जी। आई होप ये बात आपको क्लियर हो गई हो। और नेक्स्ट पॉइंट ये है कि अधिक धन उधार लेने से जो व्यापार होता है व्यापार में भी वृद्धि होती है, और अर्थव्यवस्था में भी उत्पादन में वृद्धि की मतलब वृद्धि की सुविधा होगी। जैसे कि आपको पता है, देखो एक फैक्ट्री है ना, तो कम प्रोडक्शन होगा, बट अगर 100 फैक्ट्रियां हैं, बाकी उन्हें लोन लेके अपनी फैक्ट्री वगैरह खोल ली, तो ज्यादा प्रोडक्शन होगा, तो इससे भी देश का कहीं ना कहीं उद्धार होगा, ठीक है। और यही लिखा हुआ है कि इसलिए ही आर्थिक विकास के लिए जो ऋण होता है वो आपूर्ति प्रमुख कारण है, ऋण आपूर्ति प्रमुख कारण है। जितना ज्यादा से ज्यादा लोन दिया जाएगा उतना ही कंट्री का डेवलपमेंट हो पाएगा। हम नहीं, कंट्रियां भी लोन लेती है, भारत ने भी बहुत कंट्रियों से लोन ले रखा है, ठीक है। आपको लग रहा होगा सर इतनी बुरी हालत हमारी, लोन ले रखा है। ये मैंने चैप्टर में एक्सप्लेन किया है कि ये देश जो है वो क्यों लोन लेते हैं। अगर वो आपको देखनी हो तो नीचे कमेंट बॉक्स, नीचे डिस्क्रिप्शन में उसकी वीडियो मिल जाएगी, ठीक है। चलो जी, अब आ जाते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये वाला क्वेश्चन है, ठीक है, और वाला क्वेश्चन भी हमें करना ही है। तो ये लिखा है कि पैसे या मुद्रा जरूरत के दोहरे संयोग की समस्या को हल करता है, उदाहरण सहित बताइए। तो पहले तो दोहरा संयोग होता क्या है, आपको पता है दोहरे संयोग का अर्थ होता है जब दोनों के दोनों लोग किसी चीजों को एक मतलब जो दोनों के पास चीजें हो उनको जब आदान प्रदान करने के लिए राजी होते हैं तो उसे दोहरा संयोग कहते हैं। जैसे कि आपके पास चावल है, मेरे पास गेहूं है, मेरे को गेहूं चाहिए, मेरे को चावल चाहिए, आपको गेहूं चाहिए, तो हम दोनों एक दूसरे से क्या कर लेंगे, एक्सचेंज कर लेंगे, इसी को कहते हैं दोहरा संयोग। परंतु क्या है, दोहरे संयोग में बहुत सारी समस्याएं आती है, ठीक है। ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग है, टाइम लगता है। आप देखो, आपको उस बंदे को ढूंढना है जिसको आपके चावल चाहिए, है ना, और आपको वो गेहूं देने के लिए तैयार हो, तो इसमें टाइम बहुत लगता है और बहुत डिफिकल्ट है ये सारी की सारी प्रोसेस, ठीक है। इसको वस्तु विनिमय भी कहते हैं, दोहरे संयोग की समस्या को वस्तु विनिमय भी कहते हैं। वस्तु विनिमय होता है चीजों की जगह चीजें लेना। तो पैसे इन चीजों को कैसे हल करता है, तो मैं आपको बता दूं, जो पैसा है वो अब क्या करता है कि उसको हम विनिमय के रूप में यूज कर सकते हैं। अब हमें किसी भी चीज को खरीदने के लिए दोहरे संयोग की आवश्यकता नहीं होती। इसका उदाहरण आप दे सकते हो जैसे कि अगर आपको जूते चाहिए तो आप शॉप पे जाते हो, आप विनिमय के साधन यानी पैसे का उपयोग करके उस चीज को डायरेक्टली खरीद सकते हो, ठीक है। तो इसलिए इसी तरीके से जो पैसा है वो क्या करता है, वो दोहरे संयोग की समस्या को बिल्कुल जड़ से खत्म कर देता है, ठीक है। और आज इसी वजह से पैसे का उपयोग किया जाता है, ठीक है। वस्तु विनिमय में क्या प्रॉब्लम थी, आप ये भी बता सकते हो कि जो वस्तु विनिमय था दोहरा संयोग होता था, उसमें चीजों की जगह चीजें आदान प्रदान करी जाती थी, बट परंतु उसमें बहुत सारी समस्या आती, उसको ढूंढने में टाइम लगता था, है ना। और जो एक तरह से आप कह सकते हो मुद्रिक वैल्यू थी ना, मुद्रिक जो इकाई थी वो एक तरह से सामान्य नहीं थी। कभी 1 किलो चावल की जगह 10 किलो गेहूं, कभी 1 किलो गेहूं की जगह 10 किलो चावल। तो इसलिए हम पैसों का उपयोग करने लगे, उसको विनिमय के साधन के रूप में यूज करने लगे, और उदाहरण आप लिख देना। समझ गए ना, बहुत इजी क्वेश्चन है यार। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाली वीडियो देख लेना, वैसे क्लियर हो जाएगा। अब बात करते हैं इस क्वेश्चन की, ठीक है, कि इतिहास की पुनर्व्याख्या ने भारत में राष्ट्रवाद की भावना कैसे पैदा की। अब ये वाला जो क्वेश्चन है ना, ये पहले तो पता ही होगा आपको, ये चैप्टर नंबर 2 है, ठीक है। चैप्टर नंबर 2 कौन सा अपना, आपको पता है हमारा जो चैप्टर नंबर 2 है वो कौन सा है, वो है जी भारत में राष्ट्रवाद। अब भारत में राष्ट्रवाद का जो लास्ट वाला टॉपिक है ना, अपनेपन की भावना, उसका ये क्वेश्चन है। इसमें बेसिकली ये बोला गया है, क्वेश्चन ये था, मैं क्वेश्चन बता देता हूँ, क्वेश्चन का ये पार्ट है। क्वेश्चन ये था कि लोगों में अपनेपन की भावना जगाने के लिए क्या क्या किया गया। आपको पता है भारत माता की फोटो का यूज किया गया, है ना। और क्या कहते हैं, बहुत सारे आइकन्स वगैरह का और सिंबल्स का यूज किया गया, तिरंगे वगैरह का, और बहुत सारी चीजों का यूज किया गया, है ना। बहुत सारी बुक्स वगैरह का यूज किया गया, और साथ में इतिहास की पुनर्व्याख्या भी करी गई। यानी इतिहास में जो भी हमने बहुत अच्छी काम किए थे, जैसे हमारे आर्यभट्ट हो गए, रामानुजन हो गए, और भी बहुत सारे जो बड़े बड़े हमारे इतिहासकार थे, जो भी हमने सामाजिक तौर पे
आर्थिक तौर पे जो भी हमारी उपलब्धियां थी उसको हमने इतिहास के पन्नों से अपनी बुक्स में उतारा, ताकि लोगों को ये कॉन्फिडेंस आ जाए कि हाँ हमारा देश भी ताकतवर है और अगर 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 अंग्रेज चले गए तब भी हम अपने देश को बहुत अच्छे से चला सकते हैं। मैं दिखा देता हूँ इसका आंसर, देखो ये रहा इसका आंसर पूरा का पूरा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको, मैंने पूरा चैप्टर एक्सप्लेन कर रखा है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाली वीडियो में ये पूरा का पूरा क्वेश्चन भी मिलेगा आपको, सारे ये जो सैंपल क्वेश्चन पेपर है ना, एक भी क्वेश्चन पेपर आप मेरे को ऐसा दिखा दो, एक भी क्वेश्चन पेपर जिसके क्वेश्चन मेरी वीडियो से मैच ना करते हो, हर एक क्वेश्चन पेपर उस वीडियो से मैच करेगा। ठीक है, तो यही लिखना है आपको कि 19वीं सदी के अंत तक क्या हुआ, भारतीय को लगने लगा कि राष्ट्र में गौरव की भावना पैदा करने के लिए भारतीय इतिहास को अलग नजर से सोचना होगा। क्योंकि अंग्रेजों ने तो बिल्कुल हमारे ये बता रखा था कि जी हम तो पत्ते पहनते थे, हम तो कुछ भी नहीं थे, है ना। फिर लोगों ने क्या किया, जो हमारे इतिहासकार थे उन्होंने क्या किया, हमारी जो महान उपलब्धियां थी ना उनको लिखना शुरू किया और उनको लोगों को बताना शुरू किया। जो भी हमने वास्तुकला में, विज्ञान में, गणित में, धर्म में, संस्कृति में, कानून में, दर्शन में, शिल्प में, व्यापार में जो भी अच्छा किया था वो सारा का सारा लोगों को बताना शुरू किया, जिससे लोगों में अपनेपन की भावना जागी और ये भावना जागी कि हाँ हम भी एक ताकतवर देश है। ठीक है, चलो जी अब आते हैं जी क्वेश्चन नंबर 8 पे। दलीय प्रणाली कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे कोई देश चुन सकता है, उदाहरण दे के यह कथन का की पुष्टि कीजिए। पहले मैं समझा देता हूँ, ऑल्दो इसका आंसर मैंने लिखा हुआ होगा। ठीक है, मैं दिखा देता हूँ, इसका आंसर मैंने ज़रूर लिखा हुआ होगा, जस्ट अ सेकेंड, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट, ये देखो लिखा हुआ है इसका आंसर, बट मैं फिर भी पहले क्वेश्चन आपको समझा देता हूँ। ठीक है, ये देखो ये रहा क्वेश्चन कि दलीय व्यवस्था कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिससे कोई देश ये मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो जो वीडियो थी, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाली वीडियो, उसमें भी क्वेश्चन एडिट था। तो दलीय व्यवस्था कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसे कोई देश चुने। ठीक है, उदाहरण के साथ आंसर को स्पष्ट करें, मैं इसका मतलब बताता हूँ आपको। देखो दलीय व्यवस्था कोई भी देश, दलीय व्यवस्था पता है ना, एक दलीय व्यवस्था, दो दलीय व्यवस्था और बहुदलीय व्यवस्था, भारत में बहुदलीय व्यवस्था है। परंतु बोला जाता है कि 1950 से लेकर 1980 के दशक तक भारत के अंदर क्या थी, एक दलीय व्यवस्था थी, हर जगह हमें कांग्रेस की सरकार देखने के लिए मिलती थी। ठीक है, और उसके बाद कहीं ना कहीं बहुदलीय आ गई। तो क्या हमने कुछ कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज किया? द आंसर इज नो, हमारे संविधान में कभी कोई चेंज नहीं किया गया। तो फिर ये कैसे चेंज हो गया? तो पहली लाइन तो आपको ये लिखनी है कि दलीय व्यवस्था एक ऐसी चीज होती है जो देश के आप कह सकते हो कि देश के विभाजन, क्षेत्रीय विभाजन, देश की राजनीति, देश के इतिहास, देश की चुनावी प्रणाली, देश की समाज की प्रकृति, संस्कृति, इन सब से विकसित होती है। ठीक है, ये कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे हम चुन सकते हैं। ठीक है, ये बहुत सारी चीजों पर डिपेंड करती है और वो चीजें मैंने आपको लिख दी है। आपको सिंपल आंसर में क्या लिखना है कि दलीय व्यवस्था कोई भी ऐसी चीज नहीं है जिसे लोग चुनते हैं। ये एक ऐसी चीज है जो समय के साथ बदलती है, जो समाज की प्रकृति, संस्कृति, क्षेत्रीय विभाजन, इतिहास, चुनावी प्रणाली, इन सब पे निर्भर करती है। ठीक है जी, तो ये पूरा का पूरा आंसर लिखा हुआ है। ओके, और इस क्वेश्चन की जगह थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज भी आ सकता है। चेंज कैसे आ सकता है ये भी पूछा जा सकता है आपको कि कोई भी दल व्यवस्था सभी देशों के लिए और सभी परिस्थितियों में आदर्श नहीं होती। हर देश के लिए हर व्यवस्था बढ़िया नहीं होती, अलग अलग होती है। जैसे, और पहली बात तो ये कोई चुनता ही नहीं है ना, कोई भी दलीय व्यवस्था ऐसी होती नहीं है जो हम खुद चुने, हमने छोड़ना चुना था, ये तो खुद चेंज हो गया है ना। चलो जी, आई होप ये बात आपको समझ आ गई हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा कि ये रहा, लोकतंत्र व्यक्ति की गरिमा और स्वतंत्रता को बढ़ावा देने में सरकार के सभी अन्य रूप में बहुत बेहतर है, उदाहरण सही कथन का समर्थन करे। तो ये ना एक पिक्चर से मैंने ये देखो, ये नोट्स हैं बेसिकली। ठीक है, मैं आपको बता दूं कि याद होगा जब हमने चैप्टर करा था और चैप्टर के जब मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी करे थे, तो मैंने आपको बताया था कि जी ये वाला क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि नागरिकों की गरिमा और आज़ादी में जो है, पहले तो मैं यहाँ बता दूं कि नागरिकों की गरिमा और आज़ादी में जो लोकतंत्र है वो सबसे ज़्यादा बढ़िया है, गैर लोकतांत्रिक सरकार से बहुत ज़्यादा बढ़िया है। लोकतांत्रिक सरकार के अंदर लोगों की गरिमा और आज़ादी बनी रहती है, और सैद्धांतिक तौर पर तो हम यही मानते हैं कि लोगों की गरिमा और आज़ादी पर कोई अंकुश नहीं आना चाहिए। उसके बाद एक महिलाओं का, ठीक है, और जाति व्यवस्था का उदाहरण दे रखा है कि लोगों के साथ पहले जाति को लेकर भेदभाव होता था, परंतु हमारे कानून में इसको बढ़ावा देना बिल्कुल बंद कर दिया, इसको रोकने की तरफ कदम उठाए, और जो भी भेदभाव करता था, चाहे वो स्त्रियों की तरफ भेदभाव करता था या जाति को लेकर भेदभाव करता था, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कदम उठाए गए। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा आंसर है, रीड कर लेना, या मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की अगर टाइम है तो देख लेना, चैप्टर वाइज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, उसके अंदर ये वाला क्वेश्चन भी इंक्लूडेड है। ठीक है, बेसिकली समझ आ गया ना क्वेश्चन, मेन मोटिव यही था कि आपको क्वेश्चन समझाऊं मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोकतंत्र होता है वो आर्थिक असमानताओं को कम करने में बहुत
सफल प्रतीत नहीं होता। मैं आपको समझाता हूँ। देखो भारत में है ना, या लोकतांत्रिक देश के अंदर क्या होती है, जो राजनीतिक समानता होती है वो तो होती है, यानी सब लोगों को वोट डालने का अधिकार है, यानी राजनीतिक तौर पे सब बराबर होते हैं, आप हो मैं हूँ कोई भी है, राजनीतिक तौर पे सब बराबर है। परंतु यहाँ पर आर्थिक असमानता होती है। ठीक है, आर्थिक असमानता यानी गरीब बहुत ज्यादा गरीब होता है, अमीर बहुत ज्यादा अमीर होता है। ठीक है, और इसको खत्म करने में जो लोकतांत्रिक सरकार है वो बिल्कुल ही असफल रही है। ये पूरा का पूरा आंसर लिखा हुआ है। देखो बात यह है कि हर देश में जो होते हैं ना, गरीब लोग बहुत ज्यादा होते हैं। एक लोकतांत्रिक सरकार में या लोकतांत्रिक देश में गरीब लोग बहुत ज्यादा होते हैं, जैसे कि भारत है ना। तो जो हमारे मंत्री वगैरह है ना, वो हमारा वोट लूज नहीं करना चाहते। तो वो क्या करते हैं, बेसिकली वो वादे करते हैं और ये बोलते हैं कि हम गरीबी को खत्म करेंगे, पर उनको पता है कि गरीबी खत्म करना इतना ईजी नहीं है। तो जब वो सरकार में आते हैं तो फिर वो इन सवालों से भागते हैं कि गरीबी कैसे खत्म करी जाए, क्योंकि ये गरीबी खत्म करना इतना ईजी नहीं होता। ठीक है, आई होप ये बात आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गई हो। और उसके बाद आपको ये भी लिखना है कि वास्तविक जीवन में जो लोकतंत्र व्यवस्था है वो आर्थिक असमानताओं को कम करने में ज्यादा सफल नहीं है। ठीक है, ये पूरा का पूरा लिखा हुआ है। ओके जी, आई होप ये आ गया आपको आंसर। एक बार रीड कर लेना। ठीक है, आपको दिखा भी रहा हूँ, पॉज करके एक बार रीड कर लेना, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। अब आते हैं जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि उदारीकरण को परिभाषित करें और भारत सरकार ने उदारीकरण की नीति का पालन क्यों किया। मैं आपको पहले तो बता देता हूँ ये है क्या। आपको पता है कि भारत में 1991 में एक नीति आई थी एलपीजी, लिबरलाइजेशन, जिसको हिंदी में कहा जाता है उदारीकरण। पी से प्राइवेटाइजेशन यानी निजीकरण, और जी से ग्लोबलाइजेशन, जिसका मतलब होता है वैश्वीकरण। तो ये पॉलिसी भारत की सरकार लेकर आई थी। तो पहली बात तो उदारीकरण का मतलब क्या होता है। उदारीकरण का मतलब होता है उदार हो जाना। यानी पहले क्या होता था, हमारे देश के अंदर बहुत सारी वो लगाई जाती थी, रिस्ट्रिक्शन लगाई जाती थी। मैं आपको इसका आंसर दिखा देता हूँ पहले, और रिस्ट्रिक्शन का मतलब भी बता देता हूँ। रिस्ट्रिक्शन का मतलब होता है व्यापार बाधाएं लगाई जाती थी, इम्पोर्ट टैक्स लगाए जाते थे, आयात कर लगाए जाते थे। तो आयात पर कर व्यवस्था बाधा का उदाहरण है, व्यापार पर बाधा का उदाहरण है। और व्यापार पर सरकार द्वारा निर्धारित बाधाओं या प्रतिबंधों को हटाना उदारीकरण के रूप से जाना जाता है। यानी जब सरकार व्यापार पे लगाए गए जो भी प्रतिबंध है, जैसे कि आयात टैक्स और ये सारे के सारे जो प्रतिबंध है, जब इसको हटाती है तो इसी को उदारीकरण कहा जाता है। अब क्वेश्चन ये है कि भारत सरकार ने 1991 में उदारीकरण क्यों लेकर आई, क्यों व्यापार पे जो भी हमारे प्रतिबंध थे उनको क्यों क्यों हटाया। तो इसके रीजन ये सारे के सारे लिखे हुए हैं। ओके, बेसिकली इसके 3 रीजन थे। पहला रीजन तो ये वाला लिखा हुआ है कि उस समय ना भारत की स्थिति ऐसी नहीं थी, आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी। तो इसलिए हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था कि हम उदारीकरण की नीति अपनाएं और बाहर के देशों की जो कंपनियां उनको भारत के अंदर आकर व्यापार भी करने दे। दूसरा पॉइंट ये था, दूसरा पॉइंट ये लिखा हुआ है कि भारत सरकार ये चाहती थी कि वो उदार बने। उदार क्यों बने, ताकि जो भारत के उत्पादक है ना, वो दुनिया भर के अलग अलग उत्पादकों से प्रतिस्पर्धा कर पाए, कंपटीशन कर पाए। क्योंकि देखो भारत के अंदर उस टाइम है ना इतनी ज्यादा डेवलपमेंट नहीं हो रहा था, जो कंपनी थी वो धीरे धीरे काम कर रही थी। और जब बाहर की कंपनियां आई तो कंपटीशन बढ़ गया, अब हमारी भारत की कंपनियों को भी बहुत अच्छे लेवल पे काम करना पड़ा। तो ये सोचकर ही भारत सरकार जो है वो उदारीकरण की नीति लाई थी। और तीसरी जो पॉइंट है, उदारीकरण की नीति इसलिए भी लाई गई थी ताकि भारत के अंदर क्या किया जा सके, जो भी टेक्नोलॉजी है, ठीक है, जो प्रौद्योगिकी है उसको भी बढ़ावा दिया जा सके। क्योंकि याद होगा आपको, मैंने आपको ये जब चैप्टर पढ़ाया था तो मैंने आपको बताया था, जब बाहर की कंपनी भारत के अंदर आती है ना, तो वो न्यू टेक्नोलॉजी लेकर भी आती है। तो न्यू टेक्नोलॉजी भी भारत के अंदर आ सके, इसी वजह से व्यापार में जो उदारीकरण की नीति लाई गई भारत सरकार द्वारा 1991 में लाई गई थी। ठीक है, चलो जी, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये, हाँ ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि बहुराष्ट्रीय कंपनियां क्या है। तो वह कंपनियां या बहुराष्ट्रीय कंपनियां वह कंपनियां होती है जो एक से ज्यादा देशों में अपना संचालन वगैरह करती है। ठीक है, या अपने एक से ज्यादा देशों में उपस्थित होती है, जैसे एप्पल, टाटा। ठीक है, टाटा मैं आपको बता दूं इंडिया में नहीं है, टाटा और भी बहुत सारे देशों में है। ठीक है, इन्फोसिस हो गई, ये भी एक से ज्यादा देशों में है। हिंडाल्को, चलो हिंडाल्को का नाम तो आपने नहीं सुना होगा। ठीक है, ऑल तो मैंने बताया था मेन पॉइंट टेक वाले चैनल पे, आपको बताया था कि स्टॉक मार्केट की एक कंपनी है बेसिकली। ठीक है, और उसमें मैंने बताया था स्टॉक मार्केट के बारे में। ठीक है, जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ, ये जो हमारा नेट बहुत ही ज़्यादा स्लो चल रहा है तो शायद ना दिखे आपको, चेक कर लेते हैं। हाँ, ये वाला मेन पॉइंट टेक का जो चैनल है ना, 11,000 सब्सक्राइबर है। यहाँ पर मैं आपको बता दूँ सिर्फ और सिर्फ 29-30 वीडियो हैं, सिर्फ और सिर्फ 29 वीडियो है, और यहाँ पर 11,000 सब्सक्राइबर है। मेन रीज़न पता है क्या है, मैं यहाँ पर ये बताता हूँ कि एक स्टूडेंट कैसे अर्न कर सकता है, तो अपने नोट से कैसे अर्न कर सकता है, मैं यूट्यूब पे कैसे पढ़ाता हूँ। ठीक है,
और ये जो फ्री में मैंने वेबसाइट कैसे बनाई, कौन सी वेबसाइट है उसके बारे में बात करेंगे, बट पहले आगे बढ़ जाते हैं हम, ठीक है। और नेक्स्ट है कि भारत की दो कंपनियां ऐसी बताई जो बहुराष्ट्रीय कंपनी है, मैं आपको बता ही चुका हूँ। हिंडाल्को हो गई, टाटा हो गई, इन्फोसिस हो गई। देखो, हिंडाल्को का नाम मत लिखना, क्योंकि हिंडाल्को एक ऐसी कंपनी है जिसका नाम शायद आपके टीचर को भी ना पता हो, तो वो ना काट दे, इसलिए आप थोड़ा सा संभल के खेलना। भारत की एक टाटा लिख देना और इन्फोसिस लिख देना, ठीक है। चलो, और नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि एक मेजबान देश पर बहुराष्ट्रीय कंपनी का प्रतिकूल प्रभाव बताइए। मेजबान कंपनी क्या होती है? जैसे एप्पल है, अमेरिका की कंपनी है, भारत के अंदर क्या, और भारत क्या है, भारत एक मेजबान देश है, यानी भारत के अंदर हम क्या कर रहे हैं, मेजबानी कर रहे हैं। तो दूसरे देशों की जो कंपनियां होती है वो भारत के अंदर आती है, तो हमारे पे क्या नेगेटिव प्रभाव पड़ते हैं वो आपको बताने हैं। तो ये सारे के सारे मैं आपको दिखा देता हूँ, ये सारे के सारे नेगेटिव प्रभाव है, ठीक है। ये रहे सारे नेगेटिव प्रभाव। पहली बात तो यह है कि बहुराष्ट्रीय कंपनियां लाभ से प्रेरित होती है और मेजबान देश के विकास के लिए कम चिंतित होती है। पहला पॉइंट तो यही है कि जो बाहर की कंपनियां होती है ना, वो अपने फायदे के लिए सोचती है, हमारे देश के बारे में नहीं सोचती। जैसे बाहर की कंपनियां हो गई, वीवो हो गई, ओप्पो हो गई, इसको अपना प्रॉफिट कमाना है, वो हमारे बारे में थोड़ी ना सोचेगी, हमारे डेवलपमेंट के बारे में नहीं सोचती, वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाने के बारे में सोचती है। बहुत सारे लोग कहते हैं नहीं सर, ये देखो चाइनीज कितने अच्छा कर रहे हैं, सस्ते फ़ोन दे रहे हैं। अरे वो आपके लिए थोड़ी ना दे रहे सस्ते फोन, वो अपने लिए दे रहे हैं ताकि उनके ज्यादा से ज्यादा फोन बिके, है ना। वो ऑब्वियस ही बात है, आपका भी फायदा हो रहा है, बट इसका मतलब ये थोड़ी ना कि आप उन्हें बोलो कि जी प्राइस बढ़ा दे, फिर आप नहीं खरीदोगे उनके फोन। ऑब्वियस ही बात है, महंगे प्राइस पे उनके प्रोडक्ट कौन खरीदेगा। तो वो ये सिर्फ इसलिए कर रहे हैं ताकि उनके प्रोडक्ट ज्यादा से ज्यादा सेल हो, ठीक है। चलो, नेक्स्ट पॉइंट है कि उपयोग की जाने वाली तकनीकी पूंजी गहन और महंगी है। मतलब मैं आपको बता देता हूँ कि जो तकनीकें यूज करते हैं ना बहुराष्ट्रीय कंपनियां, वो बहुत ही महंगी होती है, जिसको हम यूज नहीं कर सकते। अब हम यूज नहीं कर सकते तो फिर फायदा क्या है? एक तरह से बुरा प्रभाव ही पड़ता है। क्यों? जैसे देखो, बहुराष्ट्रीय कंपनियां जो है, एमएनसी है, जो मान लो जो हमारी एप्पल है, वो इंडिया के अंदर जो है फोन बनाने के लिए बहुत महंगी टेक्नोलॉजी का यूज करती है, और हम हमारे जो इंडियन प्रोड्यूसर है वो उस टेक्नोलॉजी को खरीद ही नहीं सकते, पैसे नहीं है उनके पास इतने। तो अब क्या करेंगे, हम उनके साथ कंपटीशन हार जाएंगे और सारे के सारे एप्पल के फोन बिकेंगे, हमारे कोई फोन ही नहीं बिकेंगे, इंडिया की कंपनी के, इंडियन जो बिजनेसमैन उनके कोई फोन ही नहीं बिकेंगे, है ना। तो ये कहीं ना कहीं हमारे लिए नुकसानदायक है, क्योंकि हमारा पैसा जो है वो बाहर देशों में जाएगा। हम फोन खरीदेंगे चाइना के, तो चाइना के पास जा रहा है पैसा, है ना। तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। लास्ट पॉइंट है कि इससे क्या होता है कि श्रम कानून में भी ठीक से लागू नहीं किया जाता। मैंने आपको बताया था कि जो बहुत सारे देश ऐसे हैं जो बहुराष्ट्रीय कंपनी को आकर्षित करने के लिए अपने जो श्रम कानून है उनमें बहुत सारी ढील छोड़ देते हैं, जिससे उनको तो उन कंपनियों को तो बहुत फायदा होता है, बट हमारे जो श्रमिक है उनको बहुत नुकसान होता है, उनको जरूरत से ज्यादा काम करना पड़ता है, ठीक है। और लास्ट पॉइंट ये है कि जो मेजबान कंपनी, और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि मेजबान कंपनी के उत्पादकों को भी प्रभावित करती है। यानी जो हमारे भारत के अंदर जो उत्पादक है, जैसे टॉय इंडस्ट्री है या फोन की इंडस्ट्री देख लो आप। पहले देखो टाटा के फोन आते थे, बहुत बिकते थे टाटा के फोन, है ना। हर जो 30 से ऊपर होता था उन सबके पास टाटा के फोन होते थे। अब टाटा की सिम भी बंद, टाटा के फोन भी बंद, टाटा के फोन भी बहुत कम हो गए, बिकते ही नहीं है अब। क्यों? क्योंकि चाइनीज फोन आ गए हैं, है ना, वो सस्ते में को अपना बेच रहे हैं। तो इससे कहीं ना कहीं हमारे बिजनेसमैन को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है। समझ रहे हो आप? आई होप ये बात आपको क्लियर हो गई हो। चलो जी, नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं कि बहुराष्ट्रीय कंपनी के राजनीतिक हित, उनसे संबंधित गृह राष्ट्रों के राजनीतिक हितों को। और मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि जो बहुराष्ट्रीय कंपनियां होती है ना, वो अपने अपने देश का फायदा सोचती है। जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ, अभी है ना, थोड़े दिन पहले आपने देखा होगा कि चाइनीज की जो कंपनी है, जैसे वीवो है, एमआई है ना, ओप्पो है, रेडमी है, इन पे बहुत आरोप लग रहे थे कि अपना डाटा है ना चाइना भेजती है। क्यों? क्योंकि वो अपने कंट्री का फायदा करवाना चाहती है, हमारे देश के लोगों का डेटा चुरा के उनको भेज रही है। तो बेसिकली ये भी बताया गया कि बहुराष्ट्रीय कंपनियां सिर्फ अपने जो गृह राष्ट्रों का है ना उनका ही फायदा देखती है, ठीक है, मेजबान देशों का फायदा नहीं देखती। और इस ये मेजबान देशों के लिए हानिकारक है, हमारे लिए हानिकारक है, हमारे देश के लिए हानिकारक है, हमारे देश की सिक्योरिटी के लिए हानिकारक है, ठीक है जी। आई होप ये बात आपको क्लियर हो गई हो। अब आते हैं जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये पैराग्राफ वाला क्वेश्चन है। अब देखो, बात यह है कि देखो, मैंने आपको बताया पैराग्राफ को पढ़ने की जरूरत नहीं है, और ये मैं आपको बता दूं कि जवाहरलाल नेहरू की बायोग्राफी से लिया गया है। जब मैंने कन्वर्ट करा तब मैंने उसको देखा अच्छे से, तब मेरे को पता चला, क्योंकि मैंने जब इंग्लिश में बताया था तब भी मैंने बोला था कि इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है, पर हिंदी में कन्वर्ट करना जरूरी था। तो मैंने इसको जब पढ़ा तो मेरे को पता चला, ये तो यार ये मैंने पहले भी पढ़ा हुआ था। ये बेसिकली जवाहरलाल नेहरू की बायोग्राफी है, देखो लिखा भी है यार, बायोग्राफी है, जवाहरलाल नेहरू की बायोग्राफी है, बायोग्राफी वॉल्यूम है, उसके अंदर से लिखा गया था ये, ठीक है।
तो इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने इसमें देखा इसका ज़्यादा नीचे वाले क्वेश्चन से लेना देना नहीं है, तो डायरेक्टली क्वेश्चन पढ़ते हैं। जो औध किसान सभा थी, अवध किसान सभा या औध किसान सभा थी बेसिकली, की स्थापना के माध्यम से कांग्रेस का मुख्य उद्देश्य क्या था? एक बेगार होता था, बेगार प्रथा को खत्म करना। जो फ्री में काम करवाते थे ना हमारे बड़े बड़े पूंजीपति या बड़े बड़े जो ताल्लुकदार होते हैं, उनको फ्री में काम कराने से रोकना। जो मजदूर होते हैं उनको पैसे के द्वारा काम करने के लिए प्रेरित करना, ना कि फ्री में काम करने देना। ठीक है, यानी एक तरह से आप कह सकते हो बेगार प्रथा को खत्म करना एक सबसे मुख्य उद्देश्य माना जाता है हमारे अवध किसान सभा का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो अवध किसान सभा के प्रमुख नेता कौन थे? पहली बात तो जवाहरलाल नेहरू तो थे ही थे, और आपने एक और नाम सुना होगा जिनका नाम था बाबा रामचंद्र। बाबा रामचंद्र नाम याद है ना आपको? जो एक इंडेंजर्ड लेबर थे, गिरमिटिया मजदूर थे, जो हमारे फिजी से आए हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्या कांग्रेस असहयोग आंदोलन के दौरान किसान आंदोलन से नाखुश थी? द आंसर इज यस। मैं आपको बता दूं, असहयोग आंदोलन के दौरान है ना, जो कांग्रेस थी वो हमारे किसान आंदोलन से बहुत ही ज़्यादा नाखुश थी, क्योंकि बहुत जगहों पर क्या था, हमारा जो किसान आंदोलन था वो कहीं ना कहीं हिंसक रूप ले रहा था और बहुत अफवाहें फैल रही थी, जिसमें से एक अफवाह यह थी कि गांधी जी ने मना किया है कि आप किसी को कर नहीं देना, जबकि गांधी जी ने ऐसा कुछ भी नहीं कहा था। तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी, जिसकी वजह से जो कांग्रेस थी वो बहुत ही नाखुश थी। ठीक है, और ये नीचे वाला पैराग्राफ, ये अब आता है क्वेश्चन नंबर 12 पे। बेसिकली ये वाला जो पैराग्राफ है ये तो बुक के अंदर से ही लिया गया था, तो ये बुक का ही है। ठीक है, तो इसमें कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है आपको। ठीक है, तो फिर भी इसका डायरेक्टली क्वेश्चन ही पढ़ते हैं। चलो ये वाला क्वेश्चन जो है आप इसका आंसर बताना। बेसिकली ये चैप्टर नंबर 7 जो है ना, हमारा पार्ट 7 है, जो हमारा कक्षा 10 का भूगोल का पार्ट 7 जो है वो हमारा राष्ट्रीय था ना, क्या कहते हैं उसको, नेशनल इकोनॉमी। ठीक है, लाइफ लाइन ऑफ नेशनल इकोनॉमी, ओके, उसका है ये। तो इसमें आंसर आप मेरे को बताना। मैप पे आ जाते हैं डायरेक्टली। ठीक है, मैप पे आते हैं। मैप बहुत इजी मैप है। पहली बात तो ये लिखी हुई है कि दिसंबर, ये देखो यहाँ पर ए लिख रखा है, ए यानी ये वाला ए। देखो अगर आपको पहले से ही पता होगा कि यार स्टेट का नाम क्या है, तो आपकी प्रॉब्लम है ना 99% खत्म हो जाएगी। तो हर स्टेट का नाम याद होना चाहिए। और आप मेरे को बताना इस वाले, ये जो दिख रहा है ना आपको, इस वाले स्टेट का नाम बताना। किस वाले? इस वाले स्टेट का नाम मेरे को बताना। वैसे ये इसका इससे कोई लेना देना नहीं है, बट मैं आपसे पूछ रहा हूँ, सबका नीचे कमेंट बॉक्स में आंसर आना चाहिए मेरे को कि इसका नाम क्या है। ठीक है, अब पढ़ते हैं क्वेश्चन कि दिसंबर 1920 के अंदर भारतीय कांग्रेस का यानी आईएनसी इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ था वो कहाँ हुआ था? ये जगह का नाम अगर आपको पता है ना, वैसे ही आंसर बता दोगे। वैसे मैं बता देता हूँ, इसका आंसर नागपुर है। नागपुर में हुआ था। ठीक है, नागपुर महाराष्ट्र के अंदर पड़ता है। ये पूरा जो स्टेट है इसका नाम महाराष्ट्र है। नेक्स्ट है जी, नरोरा परमाणु संयंत्र कहाँ है? नरोरा परमाणु संयंत्र जो है वो हमारा, वो कहाँ पर है? वो हमारा यहाँ पर है, यूपी के अंदर। ठीक है, नरोरा जो परमाणु संयंत्र है। और उसके बाद एक और पूछा गया है, जो एक पहले तो सलेम आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, सलेम आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री। उसके बाद एक और बात बताऊंगा, वो यहाँ पर है हमारे तमिलनाडु के अंदर। उसके बाद हमारा पूछा गया है कि प्रायद्वीप या पोर्ट बताओ। पैरादीप पोर्ट, ये उड़ीसा के अंदर है हमारा पैरादीप पोर्ट। पोर्ट का मतलब जो बंदरगाह होता है ना, पैरादीप बंदरगाह, वो यहाँ पर है। ठीक है, अब मैंने मैप की भी अलग से वीडियो बनाई थी, और मैप में क्या इंग्लिश मीडियम क्या हिंदी मीडियम, यार समझ ही सकते हो आप। मैं इसको बैक करके एक बार लेकर जाता हूँ चैप्टर की वीडियो पे, मैप की वीडियो पे दिखाता हूँ। ये मैप मैंने सारे के सारे कवर कराए हैं। ये खुल गई गलती से वीडियो, सॉरी। ठीक है, तो मैप ये सारे के सारे कवर कराए हैं। ये पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन मिल जाएंगे, और हर चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर मिल जाएंगे। प्लेलिस्ट पे जाओगे तो वहाँ पर भी मिल जाएंगे आपको। ठीक है, अब मैं आपको एक और चीज़ बता देता हूँ कि अभी मैंने एक बात करी थी वेबसाइट, तो याद होगा मैंने एक वेबसाइट बनाई है। ठीक है, पहली बात तो ये टेलीग्राम चैनल हमारा ज्वाइन कर लेना। जो भी इंपॉर्टेंट अपडेट होता है, छोटा मोटा अपडेट होता है, जो बताना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और उसके अलग से वीडियो बनाऊंगा तो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगा। तो अपडेट आपको यहाँ पर मिल जाते हैं। 10,000 से ज़्यादा सब्सक्राइबर मिलेंगे यहाँ पर आपको। ठीक है, तो इसको ज्वाइन कर लेना। और साथ ही में हमारा जो मेन पॉइंट स्टडी का जो आपका जो वेबसाइट है ना, नोट्स वगैरह अगर आपको चाहिए, पीडीएफ चाहिए, बिना मैं बता दूं कि मैंने देखा है बहुत सारे जो टीचर है वो क्या करते हैं कि नोट्स को सेल करते हैं, बच्चों से नंबर लेते हैं उनका, फिर परेशान होते हैं। तो देखो मैंने सोचा है कि बिल्कुल फ्री नोट्स है। पहले मैं जीपी लिंक देता था तो उसमें बच्चों को परेशानी होती थी बहुत नोट्स डाउनलोड करने में। तो यहाँ पर आप क्लिक करोगे, गूगल पे जाके लिखोगे ना मेन पॉइंट स्टडी, वेबसाइट आपके सामने आ जाएगी। नोट्स मिल जाएंगे, एमसीक्यू मिल जाएंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की पीडीएफ भी मैं यहाँ पर डाल दूंगा। थोड़ा सा टाइम लगेगा मेरे को, थोड़ा सा मेरे को टाइम दो, बट मैं डाल दूंगा। ठीक है, चलो आई होप ये बात आपको क्लियर हो गई हो। और साथ में बस आपका एक सपोर्ट चाहिए यार, चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो वगैरह शेयर वगैरह करना, जिसको भी जरूरत हो, खासकर हिंदी मीडियम वाले बच्चों को, उनको भी शेयर करना।
और एक बात और बता दूं यार, मैं ये नोट्स फ्री दे रहा हूँ, पहली बात तो ये है कि इसको फ्री का माल मत समझना, ये मत समझना है फ्री है तो सर ऐसे ही दे रहे होंगे। मैं आपको बता दूं, इससे बेस्ट मटेरियल आपको कहीं भी नहीं मिलेगा, ठीक है। और ये फ्री है बट इसकी है ना सर्वर की कॉस्ट इंक्रीज होती जा रही है, तो एक टाइम शायद ऐसा है जब मेरे को इस पर प्राइस टैग लगाना पड़े। तो यार बस आपका सपोर्ट चाहिए। आप वैसे अगर कोई फाइनेंशियली सपोर्ट कर सकता है तो वेबसाइट पे कंट्रीब्यूट का बटन भी दे रखा होगा, जब आप नोट्स डाउनलोड करोगे तो आपको मिल जाएगा। तो चाहे कितना कितना भी छोटे से छोटा कंट्रीब्यूशन हो, वो सपोर्ट, मतलब जब पता चलता है ना मेरे को कि यार बच्चे भी सपोर्ट कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं मेरे को भी एक खुशी होती है कि हाँ यार मेरे को अब सपोर्ट करना है बच्चों को, तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा वर्क करने की कोशिश करता हूँ। तो सपोर्ट अमाउंट से मैटर नहीं करता, कितना छोटा है कितना बड़ा उससे मैटर नहीं करता, आपका सपोर्ट मैटर करता है। तो सपोर्ट जरूर करना, चाहे कितनी भी अमाउंट हो। और अगर नहीं भी कर सकते फाइनेंशियली तो कोई दिक्कत नहीं यार, अच्छे नंबर लाओ। और अगर वेबसाइट पे नोट्स डाउनलोड करने जाओगे तो ऐड मिलेगी, उस पर क्लिक कर देना, वो भी इनडायरेक्टली सपोर्ट ही होगा, ठीक है। बाकी इन क्वेश्चन में कोई दिक्कत आए तो मेरे को बताना, मैं ये वाली जो है वो नीचे दे दूंगा, यानी टेलीग्राम वगैरह पे डाल दूंगा ये वाली पीपीटी, और वो जो इंग्लिश मीडियम वाला सैम्पल क्वेश्चन पेपर है वो भी अपलोड कर दूंगा टेलीग्राम चैनल पे, ठीक है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक्स फॉर योर सपोर्ट, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम, बाय बाय।